आज अगर मैं लोगों के बीच में जाने का या किसी के काम आने का अगर हौसला रख पाता हूँ तो मेरे पास शिक्षा ही तो है। जी। अगर वहां पर अगर जंजीर किसी भी समाज के बच्चे के पैरों में अगर डाल दी जाएगी तो राजनीति करने का मेरे लिए तो कोई औचित्य ही नहीं है। मैं तो राजनीति कर ही इसी दम पर आऊँ कि मैं शिक्षित हूँ, कुछ बदलाव हो, अच्छी चीजें हों, तो सम्मान करने योग्य अगर कोई व्यक्ति है तो उसका सम्मान किया जाएगा। सवर्णों ने यही तो सिखाया है, कहाँ पर जात पात का भेद करना सिखाया। अगर लेकिन अगर मैं हुआ डंके की चोट पर कहता हूँ खेल मैदान मेरे बाढ़ में बनता, चाहे उसके लिए कितना भी प्रयास करना पड़े। पार्टी का कार्यकर्ता जरूरी नहीं है कि सिंबल में रहे, पार्टी दिल में होनी चाहिए, पार्टी की रीति नीति दिल में होनी चाहिए, विचारधारा दिल में होनी चाहिए। और उसी विचारधारा को लेकर के मैं चुनाव लड़ा था। क्षेत्रीय जनता ने अभूतपूर्व प्रेम दिया था और क्षेत्रीय जनता में आज भी अगर ये सर्वे करवा लें और मदन शर्मा के अलावा अगर दूसरा अगर इनको कोई लोकप्रिय चेहरा अगर इनको अगर नजर आता है तो सर्वसम्मति होगी तो मदन को वो फैसला भी स्वीकार है। किसी भी अन्य पार्टी को नहीं मैंने ज्वाइन किया, यानी जो कहें कि दल बदलू राजनीति मैंने आज तक नहीं की है। नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। तो आज हम आए हैं अलीगढ़ के वार्ड नंबर 25 में, जहां हमारे साथ मौजूद है यहाँ से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी मदन गोपाल शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगी सर हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें। बिल्कुल, जैसा मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने HBN चैनल पर मुझे मौका दिया और मेरा नाम मदन गोपाल शर्मा है, जैसा कि मैडम ने बताया। और लोग मुझे क्षेत्र में मदन भैया के नाम से भी जानते हैं। और मैंने एमटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। और पिता मेरे किसान हैं। और परिवार में मैं हमारे हम तीन भाई हैं और एक मेरी बेटी है। मैं शादीशुदा हूँ। जी। तो सबसे पहले मैं भैया आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे आपने राजनीति में कदम रखा, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला, क्या मतलब कैसे कैसे सफर रहा अब तक का आपका राजनीति का। देखिए, राजनीति से तो मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है कि राजनीति कहते किसे हैं। लेकिन एक चीज, आपने जैसा बोला कि कदम कैसे रखा, कुछ चीजें खून में होती हैं। दरअसल मेरे जो दादाजी हैं, दादाजी के जो पिताजी थे, वो आज़ादी के बाद में लगातार अ, कई बार, यानी अगर कहा जाए तो 28 से 30 साल निर्विरोध प्रधान रहे थे ग्राम के। और उसके बाद में मेरे जो दादाजी हैं, दादाजी भी ग्राम पंचायत सचिव रहे, बाद में ADO रहे थे। तो जो क्षेत्र के लोगों का आना जाना, क्षेत्र के लोगों से हमारे बाबा का जिस तरीके से अ, वार्तालाप होता था, लोगों की समस्या रहती थी, उस समस्या के बाद में जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती थी, तो वो लगता था कि यही सब कुछ है कि अगर किसी के काम आ सकें हम और लोगों के चेहरों पर खुशी अगर लेके आ सकें, तो अगर आप इसे चाहे राजनीति का नाम दें या कुछ भी नाम दें, ये सब बात की जाए तो ये संस्कारों की बात है। बिल्कुल। तो इसी के साथ भैया मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि हाथरस के बूलगढ़ी में भी एक विवाद हुआ था जिसमें आप काफी सुर्खियों में रहे थे। तो मैं जानना चाहूंगी आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैम, जो बूलगढ़ी में जो हुआ था वो बहुत बेहद दुखद था। और चूंकि आपने मेरा नाम उससे जोड़ा है तो मुझे इस चीज को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहां पे बहुत बीभत्स कांड हुआ था। और जितना बीभत्स हुआ था उससे कहीं ज्यादा बीभत्स उसका प्रचार किया गया था, कि गलत तरीके से नैरेटिव सेट किया गया था कि एक समाज विशेष पे के वहाँ के लोगों ने इस तरीके से ये सारी घटना को अंजाम दिया। जबकि कोर्ट ने बिल्कुल प्रमाणित कर ही दिया है कि जो दोषी थे उनमें से अभी का फिल मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी एक जेल में है और माननीय न्यायालय के आदेश पर 4 लोगों को बरी कर दिया गया है, जो 4 लड़के थे जिनमें उनका नामजद था। जी। लेकिन जो लड़की थी उसके साथ मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि नहीं गलत हुआ था, बहुत गलत हुआ था उनके साथ में। लेकिन जिस तरीके से कानून प्रक्रिया को तोड़ने का, मोड़ने का, बाहर से आके, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे आपके नेता हों, चाहे विभिन्न अन्य दलों के नेता हों, उसको इतना हाईलाइट किया गया। तो हमारी क्षेत्रीय लोगों, मैंने अपना क्योंकि हाथरस का ये कांड था और मैं इगलास का रहने वाला हूँ, तो हमें एक जिम्मेदारी लगी कि हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस चीज़ की कि ये शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले, उस बेटी को, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और जो दोषी नहीं हैं, जो निर्दोष हैं,
उनको भी सजा नहीं होनी चाहिए। जी। तो इसी को लेकर के हमने उस चीज का, उसको कानूनी प्रक्रिया को बाधित ना किया जाए, तो हमने उन लोगों का हमने विरोध किया था जो इस सारी चीजों को मैनिपुलेट करने का काम कर रहे थे। वो एक विश्व स्तर पर इस चीज को हाईलाइट किया, देश की कितनी बड़ा बदनामी हुआ। जबकि अगर यही प्रक्रिया थी तो कानून, क्योंकि ये योगी राज है, बिल्कुल। योगी जी के यहाँ पर आपको पता है कि जो दोषी होता है उसके यहाँ पे बुलडोजर चलता है, बाबा किसी को बख्शीश नहीं करते हैं। लेकिन भरोसा आपको सरकार पर रखना पड़ेगा, न्यायपालिका पर भरोसा रखना पड़ेगा, कानून व्यवस्था को बनाए रखना पड़ेगा। और सिर्फ भूलगड़ी नहीं, पीड़ित को न्याय मिल सके, दोषी कोई फंसे नहीं। भविष्य में भी अगर हमारे क्षेत्र में अगर इस तरीके की किसी भी वारदात को अंजाम ऐसा होगा और उसको विवादित करने के लिए और उस पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर बाहर के गिर्द आकर के अगर हमारे समाज का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल हम बार बार इन मुद्दों को, सामाजिक सौहार्दता बनी रहे, भाईचारा कायम रहे, सारे लोग, सवर्ण व्यवस्थाएं, चाहे हमारे अन्य ओबीसी समाज के भाई हों, चाहे हमारे एससी वर्ग के हमारे भाई हों, बड़े ही आपस में भाईचारे से रहते हैं। उस भाईचारे को पलीता ना लगाने का काम किया जाए और उसमें जाति को ढूंढने का काम ना किया जाए। अगर जो भी जाति को इस तरीके से ढूंढने का काम किया जाए करेगा, तो हमसे जो भी बन पड़ेगा हम उसका विरोध करेंगे। तो इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने पहले भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा जी। और सुनने में आया कि आपने बीजेपी से टिकट भी मांगा था, जो कि उन्होंने निष्कासित कर दिया, और उस चुनाव में आप दूसरे नंबर पर भी रहे थे, जबकि विजय होने वाले ही थे। तो मैं जानना चाहूंगी क्या रीजन थे उन सारी चीजों के, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि आपने बीजेपी से टिकट भी मांगा था। तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्र के सभी लोगों को पता है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हमारी शिक्षा पूर्ण हुई, भारतीय जनता पार्टी से हम जुड़े। जी। और मैं युवा मोर्चा में भी बहुत सक्रिय रहा। वहाँ पे उस समय जो भी हमारे पदाधिकारी होते थे जिले के, उनके साथ में जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाती थी, उसके बाद में मैं, हमारा गौड़ा हमारा मंडल पड़ता है, तो गौड़ा मंडल में भी मैं पदाधिकारी रहा। और उसके साथ मैं जो है मेंबर रहा हूँ भारतीय सरकार द्वारा जो बनाया जाता है बीएसएनएल का, तो उसका भी मैं मेंबर रहा हूँ। तो ये सब जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी, और पार्टी की ही द्वारा जो मेरे को जिम्मेदारी दी, और पार्टी की रीति नीतियों के को लेकर के मैं जनता के बीच में जाता था। तो जनता का मन था कि मैं अपने वार्ड नंबर 25 का पार्टी के झंडा तले या बैनर तले मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं। तो इस चीज़ को लेकर मैंने अपने जो भी जिन हमारे, चाहे तत्कालीन सांसद हों, चाहे हमारे विधायक जी हों, चाहे हमारे माननीय जिलाध्यक्ष महोदय हों, चाहे अलीगढ़ के हमारे माननीय सांसद जी हों, सभी से जाके मैं मिला। और मजे की बात यह है कि मेरे खिलाफ एक भी मेरे वार्ड नंबर 25 से दूसरा आवेदन कोई नहीं था। कोई दूसरा आवेदन नहीं था कि जो मेरा विरोध कर रहा हो जी। या जो भी कोई पार्टी से टिकट मांग रहा हो। बावजूद उसके हमारे वार्ड से ना लाके जो बसपा में सक्रिय थे और बसपा से वो पहले चुनाव लड़ चुके थे, जो आज मौजूदा जिलाध्यक्ष जो हमारे श्री कृष्णपाल लाला भैया जी हैं, प्रधान जी हैं, उनके विरोध में वो चुनाव लड़े थे, उनको पार्टी में ज्वाइन कराया गया और मेरी टिकट काटी गई। तो क्षेत्र के लोगों को कष्ट हुआ, क्षेत्र के लोगों को लगा कि ये गलत है। जी। क्षेत्रीय अगर कोई होता, जनरल सीट थी, अगर क्षेत्र का कोई भी सम्मानित हमारा पार्टी का कार्यकर्ता होता, तो हम खुशी खुशी उसे चुनाव लड़ाते और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से उसे विजयी बना के भेजते वहां पे। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके सपनों की पार्टी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनके सपनों की पार्टी है। माननीय अटल जी के सपनों की पार्टी है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मैंने कहीं कोट पढ़ा था कि जरूरी नहीं है कि हमेशा पार्टी का निर्णय ही सर्वोपरि हो सकता है कि पार्टी से प्रत्याशी चुनने में भूल हो सकती है, लेकिन कार्यकर्ता को अपनी ताकत पार्टी को दिखानी चाहिए कि हम पार्टी के लिए काम जो कर रहे हैं, तो हमारी भी क्षेत्र में कोई ताकत है, हम भी क्षेत्र, हमारे से लोग प्रेम करते हैं, जी। और उसी प्रेम के विश्वास पे हम आपके पास आए कि हम उनका नेतृत्व कर सकें, उनकी सेवा कर सकें, उनकी जिम्मेदारी ले सकें। तो क्षेत्र के लोगों ने मेरे से कहा और मुझे आशीर्वाद देके बोले कि आप एक काम करिए, आप किसी भी पार्टी से टिकट मत लीजिए, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए और निर्दलीय चुनाव लड़ करके अपने आप को सिद्ध करके देखिए
और पार्टी ने जो फैसला लिया है उसको सबक सिखाने का काम करेगा कि बिल्कुल। किसी भी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ अगर इस तरीके से कार्य होगा तो पार्टी किसी भी बाहरी व्यक्ति को, जुड़े हुए व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगी। पार्टी का कार्यकर्ता जरूरी नहीं है कि सिंबल में रहे, पार्टी दिल में होनी चाहिए, पार्टी की रीति नीति दिल में होनी चाहिए, विचारधारा दिल में होनी चाहिए। और उसी विचारधारा को लेकर के मैं चुनाव लड़ा था। क्षेत्रीय जनता ने अभूतपूर्व प्रेम दिया था। आप ये मान लीजिए कि अगर मुझे कुछ समय पहले निष्कासित कर दिया जाता या पहले ही अगर ये थोड़ा सा अगर वो हो जाता, तो मैं जो बूथ मैनेजमेंट पे जब मैं भरोसा करके चल रहा था कि कोई टिकट नहीं मांग रहा, और मैं आश्वस्त हो चुका था कि टिकट मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि मैंने सेवा की है पार्टी की। बिल्कुल। लोगों की भी डिमांड है, जो हमारे प्रभारी थे उन्होंने भी मेरा नाम दिया था। और जाने क्या कारण रहा, वो कारण अभी यहाँ पे बताने लायक तो नहीं है। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ उनका, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वहां से भारतीय जनता पार्टी की टिकट नहीं निकल पाई। इस चीज का मुझे मलाल भी रहा, और इस चीज की मुझे खुशी रही कि एक कार्यकर्ता के तौर पर मैंने अपने आप को सिद्ध करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको बूथ मैनेजमेंट मिला पूरा, जो कि कहीं ना कहीं बूथ, आपको पता है पार्टी का बड़ा बूथ मैनेजमेंट में बहुत अच्छा जी। ध्यान रहता है। मेरे पास बूथ प्रबंधन नहीं था, मेरे पास उस समय उतने एजेंट मैं खड़े नहीं कर पाया, तो वो एक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन क्षेत्रीय जनता का बहुत प्रेम मिला, और भारतीय जनता पार्टी के जो बसपा से आए हुए प्रत्याशी थे उनसे ज्यादा वोट मुझे मिले। तो अब जैसे चुनाव आ रहा है तो आप पहले से अलर्ट हैं या फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं उस चीज का कि टिकट मिलेगी आपको? अभी होता क्या है ना, अब भारतीय जनता पार्टी को खुद सोचना चाहिए, नेतृत्व को सोचना चाहिए कि इनको हमने निष्कासित किया, जी। हमने गलत कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाया। इनको प्रत्याशी बनाते तो इनकी जीत सुनिश्चित थी, और जीत किसकी होती? पार्टी की होती। बिल्कुल। और मैं तो बिल्कुल ऐसा हूं कि मुझे मेरा जो प्रमाण पत्र जाता है वो माननीय जिलाध्यक्ष जी के हाथों में जाता है। हमारे पार्टी के जो भी जहां वोट जाता वो वहां पे जाता ही जाता। लेकिन अभी भी अगर मैं टिकट मांगूं तो जिन लोगों ने वोट दिया है या जिन लोगों ने पहले उस चीज को, फैसले को नकारा है, कहीं ना कहीं उन लोगों का फिर से उन 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 लोगों का डिसरेस्पेक्ट होगी, उन लोगों का मान मनोबल फिर से खराब किया जाएगा। इसलिए ये पार्टी को ही ये फैसला करना चाहिए कि इस भरोसा करना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है कि आप पार्टी से ना मांगे, हम पार्टी आपको खुद खड़ा करे कि हाँ। देखिए, पार्टी और कार्यकर्ता का जो रिलेशन है ना, वो पिता पुत्र की तरह होता है। जी। बिल्कुल सही बात है। जब तक बेटा डिमांड करता है, पुत्र डिमांड करता है कि हमें ये जरूरत है, लेकिन कई बार एक पार्टी पिता की भूमिका में आके उनको भी ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ पर है, कितना स्टैंड कर लिया, क्या कमाया उसने। जी। 5 साल में भी मैं क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहा हूँ। मैं मेरे साथ मुझे निष्कासन होने के बावजूद उस समय तत्कालीन क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय रजनीकांत माहेश्वरी जी के द्वारा मुझे पार्टी को ज्वाइन कराया गया। इन सब के बाद भी मैंने किसी भी अन्य पार्टी को नहीं मैंने ज्वाइन किया। यानी जो कहें कि दल बदलू राजनीति मैंने आज तक नहीं की है। जी। मैं 2012 से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। 2014 का इलेक्शन लड़ाया माननीय राजेश दिवाकर जी, उसके बाद 2017 का इलेक्शन लड़ाया माननीय श्री राजवीर दिलेर जी, उसके बाद में 2019 का इलेक्शन लड़ाया माननीय श्री राजवीर दिलेर जी पुनः सांसद हुए, उसके बाद में माननीय राजकुमार सहयोगी जी, 2022 में फिर इलेक्शन लड़ाया, 2024 में फिर इलेक्शन लड़ाया, और हमारे यहाँ से क्षेत्र में से हमेशा जिता के भेजने का काम किया है। और क्षेत्रीय जनता में आज भी अगर ये सर्वे करवा लें और मदन शर्मा के अलावा अगर दूसरा अगर इनको कोई लोकप्रिय चेहरा अगर इनको अगर नजर आता है तो सर्वसम्मति होगी, तो मदन को वो फैसला भी स्वीकार है। जैसे कि इसी के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके वार्ड में एक गांव भी आता है जो कि हमारे सांसद जी हैं उनका गांव है, जिसका नाम भी बदल दिया गया, पहले सड़ा करके था अब दामोदर नगर कर दिया गया है। उसको लेकर भी आपका बयान आया था, तो अब आपके उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, उसको लेकर के जो बयान, उस पर क्या बयान देना। गांव पे अगर किसी भी गांव से अगर कोई प्रतिभा निकलती है तो उस गांव के लिए ही नहीं, एक क्षेत्र के लिए बहुत सम्मान की बात होती है। जी। और हमारे जो सांसद जी हैं, सतीश गौतम जी हैं,
तीसरी बार के सांसद हैं, और वो भी देश की सबसे बड़ी पार्टी जो लोकप्रिय पार्टी है बिल्कुल। उसके सांसद हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर ऐसा सपूत अगर किसी गांव में पैदा हुआ है तो उनके पिता को के नाम पर अगर किसी गांव का नाम अगर रखा जा रहा है तो पूरी तरह से ये सम्मान की बात है। क्योंकि जिन विपरीत परिस्थितियों में आप अगर उन गांव को जाकर के देखेंगे, उस गांव मतलब बहुत छोटा गांव है, जी। और उस गांव जो छोटा गांव के अलावा भी कोई सुविधा किसी भी प्रकार की नहीं थी। किसान, इनके जैसा मुझे जानकारी है, इनके पिताजी किसान, और किसान परिवार में एक नेतृत्व पैदा हो रहा है। तो कोई इसमें विवादित नहीं है। ये तो गर्व की बात है कि हमारे बीच में से, अगर मैं तो कहूँ तो मेरा गांव की दूरी और उनके जो दामोदर नगर है उनके गांव का नाम, उस गांव की दूरी बहुत कम है। उनके जो एक भाई थे, अभी हमारे बीच में नहीं है, मेरे घर पे बड़ा आते जाते थे, प्रधान जी, गोकुल प्रधान जी जो हैं, मेरे जो दादाजी थे वो उस समय सेक्रेटरी रहा करते थे, जी। सचिव थे, और वो प्रधान थे। और सचिव और जो प्रधान का जो रिलेशन होता है वो बड़ा नियर एंड डियर होता है। जैसे कि अभी हमने बात करी पहले कि आपके बहुत सारे बयान आए थे बहुत सारी चीजों को लेकर, लेकिन अगर हम बात करें अभी करंट टॉपिक पे चल रही यूजीसी को लेकर, उसका आपके द्वारा विरोध किया गया है। जी। तो चुनाव के समय पर ऐसे विरोध करना, क्या सिर्फ आप एक सवर्ण वर्ग से ही चुनाव लड़ सकते हैं? मतलब कैसे आप मतलब जनता को साथ में लेके चलेंगे अगर आप ऐसी चीजों का विरोध करेंगे? तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यूजीसी जी। यूजीसी का जो मुद्दा है ये बहुत गंभीर विषय था। बिल्कुल। बात इस चीज की नहीं है कि सिर्फ चुनाव की बात हो, बात सवर्ण वर्ग के और सबके बच्चों के भविष्य को लेकर है। और आपको मैं बता दूं कि अगर जाति पात का अगर भेद अगर आपको खत्म करना है बिल्कुल। तो शिक्षा का मंदिर यानी विश्वविद्यालय ही वो एक संस्था है जहां पर विद्यार्थी आपसी जात पात को मिटा करके, आपसी भेदभाव को मिटा करके सिर्फ विद्यार्थी रहते हैं, छात्र रहते हैं, वहां पर मित्रता बनती है। हमारे भी बहुत सारे ऐसे मित्र हैं अन्य जाति विशेष के लोगों के, जिनकी हमको जात तक नहीं पता थी। हमको जी। सिर्फ इतना पता था कि ये हमारे मित्र हैं। हमको उनके साथ बैठना अच्छा लगता था, बात करना अच्छा लगता था, और हर विषय पे खोल करके बात कर सकते थे हम। तो अगर वहां पर अगर कोई अगर किसी एक विशेष वर्ग को आप टारगेट करके और उसके पैरों में अगर आप जंजीर डाल दोगे, तो और अगर वो ये सोचने पर विवश हो जाएगा कि अगर मैं अमुक जाति के बच्चे से अगर बात करूं, या मैं किसी अमुक जाति के विद्यार्थी के साथ में अगर कहीं जाऊं और वहां पर अगर किसी भी बातचीत करने में अगर अगर कहीं पर ऊंच नीच हो गई थोड़ी सी, जी। तो हमारे लिए बहुत बड़े खतरे का विषय है। हमारे पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, हम पे शिक्षण संस्थान हमें टर्मिनेशन कर सकता है, हम पे डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, हमें हम हमारा भविष्य खराब हो सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा घातक चीज है। और रही बात अगर मेरे को चुनाव को लेके, तो सवर्ण समाज तो सारी जाति को साथ लेके चलने का काम करता है। सवर्ण समाज ही तो एक ऐसा समाज है, अगर आप गोस्वामी तुलसीदास जी को अगर आप लेकर के को अगर आप ले लीजिए, उन्होंने श्री रामचरितमानस को अगर लिखा है तो वहां पर अगर उन्होंने जो हीरो बनाया है तो भगवान राम को बनाया है। जी। आज भी हम उनकी पूजा करते हैं। समस्त हिंदू समाज सनातन की ध्वजा है। सवर्ण अगर समाज में अगर विशेष करके अगर ब्राह्मण समाज की बात की जाए तो अगर जाति नहीं है, ये एक व्यवस्था है जो सनातनी परंपरा को की रीढ़ की हड्डी है, जो सही तरीके से जोड़ी हुई है। अगर आप उसमें बात करते हैं, ऋषि महात्माओं से ज्यादा गोस्वामी तुलसीदास जी उसमें माँ सबरी को सम्मान दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी उसमें निषाद राज को सम्मान दे रहे हैं। वहां पर शत्रुघ्न जी भरत जी से कह रहे हैं, सॉरी भरत जी शत्रुघ्न जी से कह रहे हैं कि आप इनके पैर छुइए, ये हमारे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी के मित्र हैं, ये सम्मान करने योग्य हैं। तो सम्मान करने योग्य अगर कोई व्यक्ति है तो उसका सम्मान किया जाएगा। सवर्णों ने यही तो सिखाया है। कहां पर जाति पात का भेद करना सिखाया? अगर इतिहास उठा करके देख लीजिए, अगर राष्ट्रवाद की अगर कभी भी कोई भी बात आई है तो महेश दधी जी से लेकर के अगर चंद्रशेखर आजाद तक, अटल बिहारी वाजपेयी जी तक अगर आप आएंगे तो दधी जी ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया, बज्र का निर्माण हुआ। अगर भगवान राम अगर जन्म लेते तो उनको एक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु वशिष्ठ निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का उनके का कहीं पर नाम नहीं है, भगवान राम का नाम लिया जाता है। उनको पूरा अपना जीवन की जितनी भी शिक्षा थी सब समर्पित कर दी। भगवान कृष्ण अगर आते हैं तो यदुकुल सुरमण श्री कृष्ण कन्हैया को शांतिपूर्ण ऋषि की जरूरत होती है शिक्षा लेने की। अगर पांडवों और कौरवों को अगर आवश्यकता होती है तो द्रोणाचार्य, आज भी अगर द्रोणाचार्य अगर जाति व्यवस्था होती मैडम
तो द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा को वो सम्मान नहीं दिया गया है जो सम्मान आज उनके शिष्य के नाम से मिलता है। हमारे यहाँ पे गुरु शिष्य की परंपरा रही है, जाति पात की परंपरा तो कभी रही नहीं है। लेकिन आज की इतनी मानसिकता विक्षिप्त हो चुकी है लोगों की कि जाति पाति को इस तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं अपने क्षेत्र में ये जाति पात की व्यवस्था को इस तरीके से ना मैं चुनाव लड़ सकता। जो हम वास्तविकता में हैं वो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। जो गलत है वो गलत है, उसका विरोध डंके की चोट पे किया जाएगा। और मैं ऐसे किसी भी राजनीति को, जैसे अटल जी कहते थे, मैं तिनक से भी नहीं छूंगा। चुनाव हारना मुझे मंजूर है, चुनाव नहीं लड़ना मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने सवर्ण समाज के या किसी भी समाज के, वो भी मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ मैडम, शिक्षा मेरा आधार रहा है। मेरे पिताजी भी किसान हैं, मेरा एक छोटा भाई है वो पढ़ लिख के अधिकारी हुआ, तीसरा भाई है वो भी पढ़ लिख करके उनकी नौकरी भी जी हुई है। मैं हूं, मैंने एमटेक किया है। आज अगर मैं लोगों के बीच में जाने का या किसी के काम आने का अगर हौसला रख पाता हूं तो मेरे पास शिक्षा ही तो है। अगर वहां पर अगर जंजीर किसी भी समाज के बच्चे के पैरों में अगर डाल दी जाएगी तो राजनीति करने का मेरे लिए तो कोई औचित्य ही नहीं है। मैं तो राजनीति कर ही इसी दम पर आऊं कि मैं शिक्षित हूं, कुछ बदलाव हो, अच्छी चीजें हों, एजुकेशन का लोग महत्व समझें, शिक्षा को समझें, आपस में प्यार से रहें, भेदभाव को मिटा करके रहें। और ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, सवर्ण कभी किसी का विरोधी नहीं रहा है। ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया गया कि टीका लगा करके पंडित को लोभी दिखा दिया गया, ठाकुर को अलग तरीके से कि ठाकुर बलात्कारी होते हैं, अगर किसी और चीजों को दिखा दिया गया। ये कहाँ है? हम अपने आसपास हमें देख लीजिए, कितने प्रेम से रहते हैं, कितने भाईचारा के साथ में रहते हैं। और घटना तो किसी के भी साथ घट सकती है। किसी भी समाज में नालायक लोग पैदा हो सकते हैं, किसी भी समाज में गुंडा पैदा हो सकते हैं, एक माँ के दो बच्चे गलत पैदा हो सकते हैं। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, उसी भीष्म पितामह के सिखाए पढ़ाए हुए गोद में खेले हुए बच्चे कौरव थे, उसी भीष्म पितामह जी की गोद में खिलाए हुए बच्चे पांडव थे। लेकिन कहां पांडव और कहां कौरव? तो ये तो इसका कोई नहीं है कि किसका औलाद नालायक निकला है या किस समाज को कलंकित करने के लिए कौन व्यक्ति है। तो उस जिम्मेदारी पूरे समाज पर कैसे थोपी जा सकती है? आप कैसे किसी समाज पर कर सकते हैं? अभी कुछ दिन पहले आइए संतोष वर्मा जी, पढ़े लिखे, उनकी मानसिकता आप देखिए। वो कह रहे हैं कि सवर्ण समाज के लोग जो हैं, खास करके ब्राह्मण समाज के लोग, अपनी लड़कियों को हमारे यहाँ पे शादी विवाह करने के लिए दे दें तो जाति पात खत्म होगी। अरे आप इस पर एक सोच करके देखिए। आप तो यूजीसी का पूछ रहे, मैं तो और इसमें विस्तार से बता रहा हूं आपको। आप सोच करके देखिए, हमारी खुद की अगर शादी होती है या किसी भी व्यवस्था में शादी होती है तो हमारे यहाँ पे सनातनी व्यवस्था ये है कि हम उनके गुण दोष तक देखते हैं कि गुण इनके 36 मिलने के नहीं मिल रहे, इनका माता का मम्मी तक का गोत्र बचाया जाता है। अरे भैया, यहां पर तो वहां पे भी शादी नहीं होती और आप कह रहे हो कि जाति को छोड़कर दूसरी जाति में दे दें। शर्म आनी चाहिए। आप पढ़े लिखे हो, शिक्षा की व्यवस्था पे अगर आपको जाति पाति खत्म करनी है, आप शिक्षित बनिए, आगे बढ़िए, मार्गदर्शित करिए अपने समाज के लोगों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से सीखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। जो संविधान उन्होंने रचा था उनके नाम पर जातिवाद मत बनिए, उनसे आप प्रेरणा लीजिए कि उनको भी विदेश भेजने वाले के पीछे किस समाज का व्यक्ति था। उनके पीछे भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति खड़ा था। भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर टैगलाइन किस समाज के व्यक्ति ने दिया था? हम तो कुप्रथाओं को खत्म करने वाले लोग हैं। कितनी बड़ी कुप्रथा थी, इतिहास उठा करके आप देखिएगा। विधवाओं की शादी कराई, विधवाओं को, अगर कोई विधवा हो जाती थी तो उसको सती प्रथा का था, किसने खत्म किया? राजा राममोहन राय। हम तो जो सम्मान किए होंगे, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का भी सम्मान करते हैं, हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी सम्मान करते हैं, हम हमीद साहब का सम्मान करते हैं, हम अशफाक उल्लाह खान का भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना चंद्रशेखर आजाद का करते हैं, हम महारानी अहिल्याबाई होलकर महारानी का भी उतना ही करते हैं, हम महाराजा रणजीत सिंह का भी उतना ही करते हैं। आज काशी की जो चमक है, जो भोलेनाथ पे जो चमक है, वो होलकर समाज की, हमारी अहिल्याबाई की देन है। तो जो महापुरुष हैं वो तो सदैव पूजनीय होंगे, लेकिन आप उनसे प्रेरणा लीजिए, जाति का रंग मत खोलिए उनसे। बस जो व्यवस्था है उनका, गलत व्यवस्थाओं को तो विरोध करेंगे जी। तो ये तो बात रही, देखो करंट टॉपिक्स की। अगर हम बात करें जनता की समस्याओं की, विकास कार्यों की, इन सारी चीजों पर आते हैं हम। तो अभी आपके क्षेत्र की जनता, वार्ड नंबर 25 की जनता के बीच क्या समस्या है सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है जो आपको? देखिए, समस्याएं एक नहीं है, समस्या बहुत है। आप इगलास से होकर के आप आई हैं जी। इगलास से आप गोरई जाइए, गोरई से आप गोंडा आइए और गोंडा से फिर इगलास आइए। इसके बीच में मेरा वार्ड पड़ता है जी। और अगर कहा जाए तो
सिर्फ मेरा वार्ड इतना महत्वपूर्ण वार्ड है कि यहाँ से इगलास विधानसभा के विधायकी सीट की भी दिशा और दशा तय होती है, क्योंकि यहाँ के वोटर जो है बहुत ही शालीन है, बहुत ही सभ्य है, लेकिन अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं। उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया है, उनकी व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। कहीं ना कहीं अभी जो विकास हुआ था उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी जन समस्याएं, अगर मैं बात करूं, समस्या नंबर 1, हमारे क्षेत्र की लड़कियों के लिए कहीं जाने के लिए, पढ़ने के लिए उनको या तो इगलास जाना पड़ता है या फिर दूर जाना पड़ता है। दूसरा, अगर समस्या की बात की जाए, हमारे यहाँ पर मथुरा से और कनेक्ट करता है अलीगढ़ को, जहां से मेरा वार्ड शुरू होता है, वार्ड नंबर 25, जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जी। वहां की रास्ता अभी तक नहीं बनी है, वो बहुत बड़ी समस्या है। 2 जिलों को जोड़ने वाली रास्ता तो बन जाए। पिपरोट गांव पड़ता है, जी। उसको जोड़ने आप अगर जाएंगे तो पुराने फिल्मों के शोले का सा गांव आपको नजर आएगा। इतने बच्चे शिक्षित हैं वहां के, दिल्ली और बाहर तक जा जाके नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अगर बारिश का समय आ जाता है तो आप यकीन मानिएगा, अपने बच्चों को फोन कर देते, अपने रिश्तेदारों को फोन कर देते हैं कि आप गांव में मत आना, आपकी बाइक या गाड़ी गांव में नहीं आ पाएगी। समस्याएं ये तो विकास से संबंधित है। अब समस्या अगर मैं खेल से संबंधित बोलूं, हमारे विधानसभा में अभी कोई खेल मैदान नहीं है, प्रस्तावित कोई हुआ है सुनने में आ रहा है जी। लेकिन अगर मैं हुआ, डंके की चोट पे कहता हूं खेल मैदान मेरे वार्ड में बनेगा, चाहे उसके लिए कितना भी प्रयास करना पड़े। शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, बच्चों के लिए गोरई क्षेत्र में बड़ा गांव है हमारा, कंठी नगरिया पंचायत पड़ती है, मैदौरा पंचायत है, डेटा है जी। या इधर भैया हो गया। कम से कम 2 से 3 जगह पर पुस्तकालय बच्चों के लिए होनी चाहिए, जहां पर के फ्री में निःशुल्क तरीके से वहां पर बैठ करके बच्चे शिक्षा अर्जित कर सकें, अच्छी किताबें पढ़ सकें। हमारे क्षेत्र से बहुत सारे लड़के अधिकारी हुए, मेरा खुद का भाई पीसीएस है, बिल्कुल। मेरा कजिन है वो एयरफोर्स में अभी फ्लाइंग ऑफिसर हुए हैं, एक हमारे भैया के वो साइंटिस्ट हुए हैं भैया अभी, और हमारे क्षेत्र में से अभी बात की जाए हरजी के पास के वो कर्नल साहब हैं, वहां से रिटायर हुए हैं, और भी तमाम लोग हैं। एक खिरसौली से हमारे आईईएस हैं, एक उन आईएएस आईपीएस है। इनसे प्रेरणा लड़के लेते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इनके लिए प्लेटफॉर्म, इनके सपनों को पंख देने का काम करूंगा मैडम जी। बाकी तो जो विकास काम जो होना है जिला पंचायत के माध्यम से, अगर मैं चुना जाता हूं तो जितना विधायक जी, जो जितना भी सांसद जी, जितने भी अन्य जो माध्यम है, जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, ब्लॉक प्रमुख साहब हुए, उसके बावजूद चाहे लखनऊ की रास्ता हो चाहे दिल्ली की रास्ता हो, जितना दौड़ना पड़ेगा, जितना भागना पड़ेगा, हर समस्या को सुलझाने का काम किया जाएगा, प्रेम से रहने का काम किया जाएगा, और जो भी परेशानियां रहेंगी उनका निस्तारण करने का काम किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे होता है कि एक क्षेत्र से बहुत सारे लोग निकल के आते हैं, तो आपकी क्षेत्र की जनता आपको ही क्यों चुने, उसके बारे में आप हमारी जनता को बताइए। हमको क्यों सुने? जी। अभी आपसे जो बातें हुई हैं उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, और बिल्कुल सही बात है, ये जनता का निर्णय कि उन्हें किसको चुनाव करना है। मुझको क्यों चुने? क्योंकि मैं पहले भी चुनाव लड़ चुका हूँ और उनको पता है किस तरीके से चुनाव लड़ा। मैं जो चुनाव लड़ा था उस मैं मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, मैं जाति पात पे चुनाव नहीं लड़ा था, जी। और मैं क्षेत्र के बीच में से निकाल अपने ही लोगों के कहने पे चुनाव लड़ा था। तो मुझे चुनने का या किसी और को चुनने का अधिकार तो जनता के पास है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि शिक्षित मैं सिर्फ लिख नहीं सकता, मेरे पास डिग्री है शिक्षा की, मैंने पढ़ाई लिखाई की है। साथ ही मैं किसान का बेटा सिर्फ कहने के लिए नहीं हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, मैंने अपने परिवार में बदलाव किया है। दूसरा, अगर किसी को मुझे क्यों चुनना है ये अगर जानना है तो मेरे गांव रामपुर में आए, जिन्होंने जीते हुए हैं उनके गांव में जाए, अगर उनसे ज्यादा खूबसूरत मेरा गांव नजर ना आए तो मुझे ना चुने। मैंने हारने के बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी दोबारा पुनः ज्वाइन की तो ज्वाइन किसके कहने पे की? तत्कालीन सांसद श्री राजवीर दिलेर जी के कहने पे की, और क्योंकि
मैंने इसलिए की कि अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरे गांव के लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया है, 100% लगभग मुझे मतदान दिया है। अगर मैं अपने गांव के बीच में जाऊं तो मेरे गांव में व्यवस्थाएं जर्जर नहीं होनी चाहिए। क्या खूबसूरत सड़कें हमारे सांसद जी ने बनवाई हैं। जब मैं अपने गांव में करा सकता हूं, हार के करा सकता हूं, मैं 5 साल लोगों के काम आ सकता हूं मैडम, तो मुझे क्यों चुनना है ये मुझे नहीं बताना, मेरी क्षेत्रीय जनता जानती है। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने हमारे माध्यम से बताया कि अगर आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं अपने वार्ड से जी तो किस तरह से विकास कार्य रहेंगे, सारी चीजें रहेंगी जो आप अपनी जनता के लिए जी, करेंगे। तो उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।